वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। आज हम समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आखिर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े ही क्यों? मतलब इसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है कि इसके बारे में हमारी हिस्ट्री की बुक्स में चैप्टर्स बनाए गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो ये बात है लगभग 150 साल पहले की, मतलब जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे। जब हमारे देश में अंग्रेज़ी शासन था और पाकिस्तान अलग नहीं था, वो हमारे ही देश का हिस्सा था। उस टाइम पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। तो उस काम में जो जुटे हुए इंजीनियर वगैरह थे, उन्हें अचानक हड़प्पा सभ्यता के जो पुराने स्थल थे वो मिले, पुरानी जगहें मिली। उन्होंने सोचा, मतलब, और ये बात है पाकिस्तान की, जिसे आज के टाइम में हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस टाइम वो हिस्सा पंजाब का हिस्सा था। तो वहाँ पर बहुत सारी ईंटें मिली। उन्होंने क्या करा, वो उन ईंटों को उखाड़ कर ले गए, खंडरों में से बहुत सारी ईंटें, और उन्होंने रेलवे लाइनें बिछा दी, जिसमें बहुत सारी इमारतें पूरे तरीके से बेकार हो चुकी थी। उसके लगभग बहुत सालों बाद, ठीक है, मतलब अभी से करीब 80 साल पहले, पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। पुरातत्वविद कौन होते हैं? पुरातत्वविद वो लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन कब की है, और इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। ठीक है, वो होते हैं, वो कोई आम लोग नहीं होते, बहुत सारा एजुकेशन वगैरह लेने के बाद ही वो बनते हैं। तो उन्होंने इस स्थल को ढूंढ निकाला। उन्हें ये पता चला कि ये जो खंडर थे, ये हमारे उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर था। मतलब एक तरीके का ये पूरा शहर बसा हुआ था। और क्योंकि इस नगर की जो खोज है वो सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरीके के जितने भी स्थल मतलब मिले कहीं पर भी, तो उनको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही कहा गया। आसपास में जितने भी मिले, जब इसकी जांच पड़ताल हुई और बाकी सारी चीज़ें देखी गई, तो पता लगा कि ये चीज़ें लगभग 3700 साल पहले, मतलब लगभग 5000 साल के आसपास की हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ईसा मसीह का जन्म लगभग 2000 साल पहले हुआ था, और ये 4700 साल पहले की बात हो रही है। तो लगभग कितना पुराना टाइम होगा? अगर अभी से हम 500 साल या 600 साल पहले का भी टाइम देखें, तो उस टाइम भी लोग कच्चे मिट्टी के घरों में रहते थे, ईंटों का यूज़ नहीं करते थे। ईंटों का यूज़ जो बहुत ही ज़्यादा मालदार वगैरह होते थे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, एडवांस होते थे, वो यूज़ करते थे। और हम आप जैसे जो आम लोग होते थे, मिडिल क्लास टाइप के, वो कच्चे घरों में रहते थे और अपनी खेती बाड़ी करते थे और ये सब। लेकिन अगर आप देखेंगे, ये 4700 साल पहले हुआ था। अगर आप उसकी तस्वीरें देखेंगे, अगर आप उनकी चीज़ें देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस नगर की क्या विशेषताएं थी। इन नगरों में से कई को तो 2 या उससे अधिक ज़्यादा हिस्सों में मतलब बांटा गया है। एक को कहा जाता है पश्चिमी भाग, जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ था, और दूसरे को कहा जाता है पूर्वी हिस्सा। ये बड़ा था लेकिन ये नीचाई पे बना हुआ था। ऊंचाई वाला जो भाग है उसको तत्विदों ने, जो पुरातत्विद थे, मतलब वो लोग जिन्होंने खुदाई की, उन्होंने इसका नाम रखा दुर्ग अपनी तरफ से, ताकि पहचान की जा सके, दूसरों को बताया जा सके। और जो निचला हिस्सा था उसका नाम रखा निचला नगर। ठीक, दोनों हिस्से की जो 4 दीवारियां थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। इसकी ईंटें इतनी ज़्यादा पक्की थी, इतनी ज़्यादा मजबूत थी, जो हज़ारों सालों बाद भी आज तक उनकी दीवारें जैसी खड़ी हैं वैसी ही खड़ी हुई थी। दीवार बनाने के लिए जिन ईंटों, जिन मसालों का, चिनाइयों का इस्तेमाल किया गया था, वो भी बड़ा ही मजबूत था। वो मसाला आज तक नहीं छूटा, मतलब जो इमारतें जैसी थी वैसी ही खड़ी रही। जब तोड़ा गया, उनको रेल लाइनें बिछाई गई, बस तभी वो नष्ट हुई। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। अब दुर्ग की बात हो रही है, ठीक है, ऊंचे वाले हिस्से की। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्विदों ने महान स्नान घर बनाया बताया। मतलब वहाँ पे एक बहुत अच्छे से तालाब बनाया हुआ था। तो जो पुरातत्विद थे उनके हिसाब से वो एक तालाब था जिसमें लोग नहाते होंगे, और जो नहाते होंगे वो भी आम लोग नहीं होते होंगे, वो भी उस टाइम के मतलब ऊंचे लोग होते होंगे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अब इतना सब कुछ था, चारों ओर कमरे, बीच में नहाने का सिस्टम, तो यहाँ पे ज़रूर मतलब जो राजा महाराजा या शासक हुआ करते होंगे, ज़रूर उनके लिए इंतज़ाम होता होगा कि जब मेहमान आते होंगे तो यहाँ पे पार्टी वगैरह चलती होगी, उस तरीके से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। उसका पानी पानी भरने का सिस्टम कुएं से होता था। कुएं से पानी भरा जाता था और उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। कालीबंगा और लोथर
कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड मतलब जहाँ पे यज्ञ वगैरह करते हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। मतलब देखो, कोई भी चीज़ एग्जैक्ट पता नहीं लगती। जो पुरातत्वविद होते हैं वो ये अपने अंदाजे से बताते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होता होगा और वैसा है तो वैसा होता होगा, इस तरीके से। तो वहाँ पे ज़रूर यज्ञ होते होंगे, इसलिए वहाँ पे अग्निकुंड मिले। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। इन नगरों के घर आम तौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। मतलब 2 मंजिल घर भी होते थे उस टाइम पर। घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे, जैसे कि आज के घर होते हैं। अधिकांश घरों में, ज़्यादातर घरों में एक स्नान घर होता था, यानी कि बाथरूम, टॉयलेट। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, मतलब अपना पर्सनल कुआं। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे, जैसे कि आज की नालियाँ होती हैं उस तरीके से। इन्हें बड़ी सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, मतलब हल्का, ताकि पानी आसानी से बह सके। फिर वो नालियाँ बड़े नालों में जाके मिल जाती थी, जैसे कि आज का हमारा शहरों में सिस्टम होता है। पहले घरों में से छोटी नालियाँ निकलती हैं, फिर वो नालियाँ बड़े नालों में मिल जाती हैं और फिर वो बड़े नाले नदियों में जाके गिर जाते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम उन्होंने उस टाइम पर बनाया हुआ था। नालों के जगह जगह पर मेन होल भी बनाए गए थे, जैसे कि हमारे यहाँ सीवर होते हैं ना, तो सीवर को खोलने के लिए मेन होल बनाए जाते हैं ताकि उनको साफ किया जा सके। वैसे ही उन्होंने भी मेन होल बनाए हुए थे। नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से किया हुआ था। अब हम पढ़ते हैं वहाँ के रहन सहन के बारे में। तो हड़प्पा के जो नगर हैं वहाँ पे बड़ी ही हलचल रहा करती होगी, ऐसा मतलब उन लोगों का मानना है जिन्होंने पता किया है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में ही जुटे रहते होंगे कि कौन सी इमारत बनानी है, अब कौन सी इमारत बनानी है, क्योंकि उन्होंने एक से एक इमारतें यहाँ पर बनाई हुई हैं। ये ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ के शासक हों या फिर जो बहुत ज़्यादा ऊंचे लोग हुआ करते हों वही यहाँ पर रहते हों, सिर्फ ऐसा हो सकता है। और शासक लोगों को दूर दूर भेजा करते होंगे बहुमूल्य चीज़ें लाने के लिए, महंगे महंगे पत्थर और महंगे गहने, ये सारी चीज़ें लाने के लिए, खूबसूरत चीज़ें लाने के लिए। क्योंकि वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, जैसे कि गहने, उनकी मोहरें, उनकी लिपियाँ, जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें मिली हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ पे कुछ महंगे लोग ही रहते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल टाइप के होते होंगे या शासक टाइप के होते होंगे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार इसलिए क्योंकि वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, जैसे कि मटके, ठीक है, बर्तन और चीज़ें, साज सजावट की, चाहे वो बच्चों के खिलौने हों, कुछ भी हो, इस तरीके की चीज़ें मिली हैं जिनसे ये पता चलता है कि वहाँ पर शिल्पकार भी होंगे। शिल्पकार जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं उनको कहा जाता है। और मिट्टी से बने हुए कुछ खिलौने भी मिले हैं जिनसे आई थिंक बच्चे खेलते होंगे। पुरातत्वविदों को वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिली हैं उनमें ज़्यादातर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और सोने चांदी यानी कि धातुओं से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, तांबे के और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली अब तक की सबसे जो ज़्यादा मतलब आकर्षक चीज़ है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, वो है मन के बाट और फलक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये एक बाट है, ठीक है। अब ये बाट इतने अच्छे से तराशा गया है, इसे मतलब इतने अच्छे से बनाया गया है, ज़रूर किसी महंगी चीज़ को तोलने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता होगा, ऐसा मानना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। अब मोहरों का जो काम होता है वो तभी चलता है जब हमें सामान को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ शिफ्ट करना हो, ताकि मोहर से ये पता लग जाता है कि अगर सील टूट जाती है उसकी, तो इसका मतलब कि सामान से छेड़छाड़ हुई है, तो इसका मतलब वो सामान का आयात निर्यात भी करते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः क्या होता था, जानवरों के चित्र होते थे। जैसे कि अभी मोहर का मतलब क्या होता है कि अपना कुछ भी सिग्नेचर बना देना, तो वो उस पर जानवरों के चित्र बनाया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अब ये अनुमान लगाया जाता है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती होगी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। मतलब तांबे की वस्तुओं से कपड़ों के अवशेष वगैरह चिपके हुए मिले हैं। तो इससे ये पता लगता है कि वहाँ पर
कपास की खेती होती होगी और सूत कताई का इन सब का भी काम होता होगा। और वहाँ से जितनी भी चीज़ें मिली हैं, जैसे बहुत अच्छे-अच्छे गहने, बहुत अच्छे-अच्छे बर्तन और मूर्तियाँ, उन्हें देख के ये पता लगता है कि एक आम इंसान का काम तो है नहीं। ज़रूर ये काम विशेषज्ञों ने किया होगा। विशेषज्ञ यानी कि जो अपने काम में, अपनी कला में बिल्कुल माहिर हो, जो किसी ख़ास चीज़ को बनाने के लिए जिसने कोई ख़ास ट्रेनिंग ले रखी हो। जैसे कि एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो वो पढ़ाने का विशेषज्ञ होगा, इस तरीके से। डॉक्टर अपना काम करता है तो वो अपने काम का विशेषज्ञ हो गया। ऐसे इन चीज़ों को बनाने के लिए किसी विशेषज्ञ ने ये चीज़ें बनाई हैं, किसी आम इंसान ने नहीं, क्योंकि चीज़ें दिखने में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अलग हैं, वो भी इतने पुराने जो आजकल मशीनों से बनाई जाती हैं। लेकिन इस बात का पता नहीं चल पाया कि उस टाइम जो विशेषज्ञ होते होंगे वो सिर्फ जेंट्स होते होंगे या फिर लेडीज़ भी इस काम को करती होंगी, तो इसका पता नहीं लगा पाया। लेकिन ऐसा है कि जिस तरीके से वहाँ से चीज़ें मिली हैं तो लेडीज़ भी करती होंगी, जेंट्स भी करते होंगे, सभी ये काम करते होंगे। एक वहाँ पर ना फेयंस से बने हुए बर्तन मिले हैं। फेयंस क्या होता है? फेयंस होता है, देखो, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर से निकलते हैं या फिर पानी के अंदर से निकलते हैं। लेकिन फेयंस क्या होता है? फेयंस होता है कि शंख को पीस के बारीक कर दिया जाता है, फिर उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है, कुछ और चीज़ें मिलाई जाती हैं, मतलब वो तैयार हो जाती है, फिर उससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह। और फिर उस पर हल्के समुद्री कलर की एक परत चढ़ाई जाती थी, उससे चूड़ियाँ बनाई जाती थी, छोटे-छोटे बर्तन बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। अब यहाँ पर ये भी पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चा माल भी इधर-उधर पहुँचाते होंगे, मतलब लाते भी होंगे, ले जाते भी होंगे। कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चा माल होता है जो प्राकृतिक रूप से मिले, जैसे कि किसान जितना भी अनाज उगाता है वो सब कपास वगैरह खाना, ठीक है। पशुपालक जितने भी भेड़ बकरी ये सब होते हैं, जैसे लकड़ी या फिर धातुओं के अयस्क, जो भी चीज़ें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं उनको हम कहते हैं कच्चा माल। इनसे फिर कई तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास से क्या बनाया जाता है, बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा बना दिया जाता है, इस तरीके से। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और महंगी चीज़ें लेने के लिए उनको दूर दूर ही जाना पड़ता था, वो दूर दूर से आयात करते होंगे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते होंगे, ये अंदाज़ा लगाया गया है सिर्फ, कि अंदाजे के हिसाब से वो राजस्थान से करते होंगे, पश्चिम एशियाई देश ओमान से करते होंगे तांबा, ठीक है। और कांसा, कांसा बनाने के लिए वो तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु, जैसे कि टिन कहाँ से लेते होंगे? ईरान से लेते होंगे, मतलब आज के टाइम में वो ईरान है, उस टाइम पता नहीं उसका नाम कुछ और होगा। अफगानिस्तान से लेते होंगे क्योंकि वहाँ पे ये ज़्यादा है। और सोने का आयात वो संभवतः, मतलब आइडिया लगाते हैं कि वहाँ से करते होंगे, कर्नाटक से, गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान, इन सब जगहों से। अब ये तो थी नगर की बात, मतलब वो एक शहर था। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते होंगे, वे अनाज उगाते होंगे, जानवरों को पालते होंगे। किसान और चारवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते होंगे, क्योंकि वहाँ से पौधों के अवशेष भी मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का भी प्रयोग किया जाता था, क्योंकि हल, एक छोटा सा हल तो नहीं मिल पाया, लेकिन एक खिलौना मिला है जिससे बच्चे खेलते हैं, लेकिन वो हल का बना हुआ है। अब ये नहीं पता कि वो हल किस तरीके से चलाते होंगे, या फिर लेडीज़ भी उस टाइम काम करती होंगी, या फिर जैसे आज का टाइम है कि आदमी ज़्यादा हल चलाते हैं तो उसी तरीके से होगा। औरतें इतने हल नहीं चलाती, पुरुष ज़्यादा चलाते हैं, तो ये सब नहीं पता। और हड़प्पा के लोग गायें, भैंस, भेड़, बकरियाँ ये सब पालते थे। बस्तियों के आसपास से तालाब और चारगाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा, पानी और खाने की तलाश में वो दूर दूर जाया करते थे। वो मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, यानी कि वो मांस भी खाते थे। लेकिन उनके धर्म का पता नहीं लग पाया कि वो धर्म कौन सा मतलब मानते थे, क्योंकि वहाँ से कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं मिली जिससे ये पता लग जाए कि वो कौन से धर्म को मानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहर का भी इस्तेमाल किया करते थे। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग ये सब बंद कर दिया। दूर दूर तक कचरे के ढेर लगने लग गए और लोग छोड़ छोड़ के जाने लग गए। पूरी जो उनकी वो पाइपलाइन नहीं, वो नाली का जो उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा था वो सब बेकार हो गया, और वो लोग फिर झुग्गी टाइप के घर बना बना कर वहीं पर रहने लग गए। ये सब क्यों हुआ पता नहीं। कुछ का कहना है कि नदियाँ सूख गई होंगी, कुछ का कहना है कि कोई बीमारी आ गई होगी, उससे सब मतलब ख़त्म हो गए होंगे।
कुछ का कहना है कि खाना ख़त्म हो गया होगा, कुछ का कहना है कि बाढ़ आ गई होगी। सब मतलब अपना अपना अंदाज़ा लगाते हैं। ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई कि ऐसा क्यों हुआ और ये पूरी की पूरी सभ्यता आखिर कहाँ चली गई। कुछ का ये भी कहना है कि शायद जो शासक होंगे उनका नियंत्रण ख़त्म हो गया होगा और जंगल राज हो गया होगा, इसलिए एक दूसरे से लड़ाई हो गई होगी। बात बिल्कुल भी साफ नहीं हुई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।